हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, जो आज का लेक्चर है वो हम लेकर आए हैं 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए। 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए और इस लेक्चर या इस वीडियो के द्वारा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। 12th एग्रीकल्चर बायो के लिए चैप्टर नंबर 5 प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पूरे पार्ट का मैं पहले ओवरव्यू दिखा देता हूं कि क्या है इस चैप्टर में, हम किस किस के बारे में इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक्स की मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ये हिस्ट्री वो हिस्ट्री नहीं है जो आर्ट्स में चलती है। ये हिस्ट्री क्या है या इंट्रोडक्शन क्या है कि जो पादप रोग विज्ञान है उसका विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे इस शाखा की नींव पड़ी, प्लांट पैथोलॉजी की कैसे जीव विज्ञान में या एग्रीकल्चर में इसकी नींव पड़ी, यानी कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई होगी तभी जाके क्या होती है, कोई नई चीज़ खोजी जाती है। जैसे कि कोई भी बीमारी आती है तभी तो उसका इलाज आता है। तो यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी क्यों आई, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पादपों में कुछ रोग उत्पन्न हुए होंगे जिसके कारण नई ब्रांच बनी जिसका नाम रखा गया प्लांट पैथोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे शब्दावली। इसमें हमें 25 परिभाषाएं देखनी है। कितनी? 25 परिभाषाएं देखनी है। और मैं कह रहा हूं कि 25 की 25 परिभाषाएं तुम्हें याद करवा दूंगा, गारंटी के साथ याद करवा दूंगा 25 की 25 परिभाषाएं। बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे वीडियोज को लाइक करते रहिए और चैनल को और हमारे वीडियोज को फैलाते रहिए ताकि आपको भी समझ में आए, आपका भी फायदा हो और सभी दूसरे बच्चों का भी फायदा हो जो एग्रीकल्चर लेकर 12th पढ़ रहे हैं। तो टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली में 25 परिभाषाएं देखेंगे और मेरी गारंटी है कि सबको मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, तो 25 परिभाषाएं देखने वाले हैं। यानी कि इसमें क्या है, पैथोलॉजी क्या है, पैथोजन क्या है, रोगजनक क्या है, संक्रमण क्या है, संचरण क्या है, बहुत सारी परिभाषाओं की बात करनी है। तीसरा टॉपिक जो है हमारा वो है फसलों के प्रमुख रोगजनक। तो फसलों में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो किन किन के कारणों से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि कवक द्वारा उत्पन्न रोग होते हैं, कुछ रोग होते हैं जो कवक उत्पन्न करते हैं। मानव में भी कवक जनित रोग होते हैं। जीवाणु जनित रोग होता है। अभी कोरोना देखिए, कोरोना वायरस है, लेकिन कोरोना के साथ एक और जो बीमारी आ रही है, ध्यान से सुनना, कोरोना के साथ एक बीमारी क्या आ रही है, टाइफाइड। जैसे मानव में बात कर रहा हूं, अभी मानव में जो टाइफाइड है वो जीवाणु जनित रोग है। और कोरोना का जिसका इलाज हुआ है उसको एक बीमारी हो रही है ब्लैक फंगस, वो एक कवक जनित रोग है। म्यूकर एक क्या है, कवक है। तो देखो म्यूकर कवक है। तो इसी प्रकार पौधों में भी कुछ कवक जनित रोग होते हैं, पौधों में कुछ जीवाणु जनित रोग होते हैं। जीवाणु नहीं, पौधों में कुछ फाइटोप्लाज्मा द्वारा भी जनित रोग होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है फाइटो मतलब फाइटा किसके लिए यूज करते हैं शब्द, पादपों के लिए। वायरसेस के बारे में बात करेंगे और वायरॉइड या विरॉइड, और लास्ट में बात करेंगे प्रियन के बारे में। तो ये कौन है, ये वो कारक हैं, ये रोगजनक हैं जिनके कारण पादपों में रोग उत्पन्न होते हैं। सभी के बारे में बात करेंगे फुल डिटेल में। और इसके बाद चौथी और लास्ट हेडिंग होगी हमारे पास विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण। कौन कौन से रोग हैं? मृदु रोमेलासिता रोग ना, भिंडी का ये रोग, लाल सड़न रोग गन्ने का, ये सारे रोगों के बारे में हम बात करेंगे कि लाल सड़न रोग क्या है, टिट्ट रोग क्या है, रस्ट रोग क्या है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। पर्णचित्ती रोग क्या है, सब के बारे में बात करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में इस लास्ट हेडिंग में हम बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री, और यहीं से तुम्हें नोट्स बनाना स्टार्ट करना है, यहीं से स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 5 का नाम लिखना है पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, और यहां से नोट्स बनाना आपने स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट पॉइंट की इंट्रोडक्शन में। प्रथम पॉइंट क्या है कि देखिए, प्लांट पैथोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है या बायोलॉजी की जो शाखा है, इसकी आधारशिला यानी इसका विकास कब से प्रारंभ हुआ, तो इसका विकास माना जाता है 19वीं शताब्दी से। तो किसका विकास? प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान क्या है? सबसे पहले तो विज्ञान की वह शाखा है या विज्ञान की ही शाखा है, विज्ञान की ही शाखा है, ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। पादप रोग विज्ञान यानी कि प्लांट पैथोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस या बायोलॉजी। पादप रोग विज्ञान विज्ञान की ही शाखा है जिसकी आधारशिला 19वीं शताब्दी में रखी गई।
कब रखी गई, इसका विकास कब हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ। अब 19वीं शताब्दी का मतलब क्या है, हम इसमें बात करेंगे 1800 से लेकर 1900 तक की। कहाँ से कहाँ तक की, 19वीं शताब्दी का मतलब है, 19वीं सदी का मतलब क्या है, 1800 से लेकर 1900 तक, या 1801 से लेते हैं वैसे तो, 1801 से 1900 तक के बारे में बात करेंगे। इन 100 सालों के बीच में क्या क्या चेंजेस आए उनके बारे में बात करते हैं इस सदी में। तो देखिए, पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी का प्रादुर्भाव या उत्पन्न या विकास कब हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ। कैसे हुआ उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, थोड़ा बड़ा है, 2-3 पॉइंट, तो मैं दूसरे पॉइंट को लिख देता हूं, उसके बाद समझाने का काम मेरा होगा। तो देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले हमें यह पता चल चुका है कि 19वीं जो शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी में प्लांट पैथोलॉजी का विकास हुआ था। कैसे हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दोनों पॉइंट लिख दिए हैं। क्या हुआ कि 1845 में हमने बात की, 1801 से 1900 में इसका प्रादुर्भाव हुआ या आधारशिला इसकी रखी गई। तो बात कर रहे हैं हम 1845 में आयरलैंड जो देश है वो यूरोप महाद्वीप में, आयरलैंड देश जो है वो यूरोप महाद्वीप में। तो 1845 में आयरलैंड यानी कि यूरोप में आलू का पछेती अंगमारी रोग क्या है, अभी बात करते हैं। आलू का पछेती अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती अंगमारी रोग। ये आपको जो फोटो नजर आ रहा है, इस फोटो में देखिए किस प्रकार से आलू इसमें खराब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए जब आयरलैंड में ये बीमारी फैली हुई होगी तब इस प्रकार की कंडीशन जो आपको नजर आ रही है, ये कंडीशन पैदा हुई। ठीक है, तो आलू का पछेती अंगमारी रोग क्या है, अभी आपने देख लिया फोटो में। तो आलू का पछेती अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, याद रखना है नाम। कौन सी बीमारी फैली, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, आयरलैंड की, 1845 में यूरोप महाद्वीप में। कौन सा रोग फैला, आलू का पछेती अंगमारी रोग फैला। आलू का पछेती अंगमारी रोग फैलने के कारण आलू की फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई। आलू में रोग लग गया तो आलू को कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा। तो आलू की फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई, जिससे भयंकर अकाल पड़ा। क्या हुआ, भयंकर अकाल पड़ा, जिससे भूखे के कारण, देखिए कितनी खतरनाक कंडीशन हुई उस टाइम। 1845 की बात कर रहे हैं आयरलैंड में, जिससे भूख के कारण लगभग, चिन्ह किसका है, लगभग का, लगभग 12.5 लाख लोग, देखिए क्या हुआ, मारे गए। लगभग 12.5 लोग आलू की फसल नष्ट हो जाने के कारण आयरलैंड में मारे गए थे 1845। कब मारे गए थे, 1845 में। और 15 लाख लोग यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका व अन्य देशों में पलायन कर गए। तो देखिए अभी भी ऐसी ही कंडीशन चल रही है कोरोना में। बहुत सारे लोग हमसे दूर जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हम खो रहे हैं, लेकिन घर पे ही रहना पड़ेगा तो ही इस रोग से बचा जा सकता है। और तीसरी लहर जो सुन रहा हूँ मैं कि जो तीसरी लहर आ रही है वो बच्चों पर अटैक कर रही है। तो देखिए सबसे पहले वृद्धजनों पर अटैक किया, फिर थोड़ा युवाओं पर अटैक किया और अब बच्चों पर अटैक कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिरी इसकी लहर हो, बच्चों के बाद ये धरती पर से बिल्कुल गायब हो जाए, क्योंकि हम भी परेशान हैं, टीचर्स भी परेशान हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो देखिए 1845 की बात कर रहे हैं, आयरलैंड में आलू का पछेती अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग फैला, भयंकर अकाल पड़ गया और अकाल के कारण 12.5 लाख लोग मारे गए और जबकि 15 लाख लोग संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में पलायन कर गए, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो आदमियों को जाना पड़ेगा, तो पलायन कर गए। इस अकाल को फेमाइन कहते हैं। आयरिश दुर्भिक्ष, आयरिश फेमाइन के नाम से जाना गया, क्योंकि कहाँ हुआ, आयरलैंड में। तो क्वेश्चन बनता है कि आयरिश दुर्भिक्ष या आयरिश फेमाइन क्या है। तो समझ गए होंगे बात को कि आयरिश दुर्भिक्ष 1845 में आयरलैंड यानी कि यूरोप में बड़ा अकाल है, जिसमें क्या फैला था, आलू का पछेती अंगमारी रोग फैला था। देखो मानव के लिए ही अकाल नहीं, मतलब मानव के लिए अकाल पड़ रहा है, लेकिन मानव में ही बीमारी हो ये जरूर नहीं है, सभी में हो रहा है। यहाँ पर अकाल किसके कारण पड़ा, पौधे नष्ट होने के कारण। किसके पौधे नष्ट हुए, आलू के। तो आलू के पछेती अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण क्या हुआ, अकाल पड़ा। तो ये तो बात की हमने आयरलैंड की। किसकी बात की, आयरलैंड की, 1845 में। अब देखिए इसके 40 साल बाद क्या हुआ, 40 साल बाद फ्रांस में 40 साल बाद कितने, 1885। तो फ्रांस में अंगूर के मृदु रोमिल आसिता रोग, फ्रांस में क्या हो रहा है, अब एक और बीमारी फैल रही है। किसमें फैली, अंगूर में। तो फ्रांस में अंगूर के मृदु रोमिल आसिता रोग, डाउनी माइल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का कौन सा रोग है, मृदु रोमिल आसिता रोग के संक्रमण के कारण
किसमें संक्रमण हो गया? अंगूर में, यानी कि अंगूर की फसल अब नष्ट हो रही है। कहाँ पर? फ्रांस में। तो संक्रमण के कारण अंगूर की फसल नष्ट हो रही थी। अंगूर की फसल क्या हो रही थी? नष्ट हो रही थी। और जिसे बचाने के लिए अब लोग क्या कर रहे थे? तरह तरह के प्रयास कर रहे थे, कभी इसको छिड़कना, कभी उसको छिड़कना, लेकिन फसल नहीं बच रही थी, फिर भी अंगूर नष्ट होती जा रही थी। क्या है, पहले इसकी फोटो देख लेते हैं। क्या है अंगूर का मृदु रोमिल आसिता? तो ये देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पर पिक्चर नजर आ रही है, ये है मृदु रोमिल आसिता रोग। किसका? अंगूर का। अंगूर का मृदु रोमिल आसिता रोग। देखिए अंगूर जो हरे होते हैं, हल्के हरे होते हैं, उन पर देखिए किस प्रकार से सफेद फफूंद सी छा गई है, देख सकते हो आप। तो कौन सा रोग फैला? अंगूर के मृदु रोमिल आसिता के कारण, आसिता रोग के कारण, संक्रमण के कारण अंगूर की फसल क्या हो रही थी? नष्ट हो रही थी, जिससे बचाने के लिए अब लोग तरह तरह की कोशिश कर रहे थे, कभी ये डालना, कभी वो डालना, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तो फिर अचानक से क्या हुआ? 1885 में ही प्रोफेसर PMA मिलार्डे, थैंक्स गॉड, ये बचा पाए। कैसे? प्रोफेसर PMA मिलार्डे ने बोर्डो मिश्रण की खोज की। कौन से मिश्रण की खोज की? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एक। देखिए पहली बात का बोर्डो मिश्रण क्या है उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की? कब की? 1885 में की, PMA मिलार्डे ने की। किसने की? PMA मिलार्डे ने की। अब देखिए बोर्डो मिश्रण क्या है, यहाँ नीचे जगह है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बोर्डो मिश्रण क्या है? बोर्डो मिश्रण में मुख्यतः दो चीज होती है। बोर्डो मिश्रण में मुख्यतः दो चीज होती है। सबसे पहले एक तो होता है नीला थोथा, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट, जिसे क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। प्लस इसमें दूसरी चीज होती है चूना। क्या होता है इसमें? दूसरी चीज चूना, और जिसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, और चूना क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? बोर्डो मिश्रण कहलाता है। इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? बोर्डो मिश्रण कहलाता है, जिसे पानी में घोला जाता है, जिसे पानी में घोला जाता है। तो अब पानी में घोलने के बाद इस मिश्रण को क्या कह देंगे? बोर्डो मिश्रण। यानी कि बोर्डो मिश्रण में देखो अब अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें मिल सकती हैं। जैसे बोर्डो मिश्रण क्या है? तो कॉपर सल्फेट और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण बोर्डो मिश्रण कहलाता है। किसी किताब में जल भी मिल जाएगा। तो क्या क्यों आया जल? क्योंकि इन दोनों चीजों को कहाँ घोला जाता है? जाएगा जल में, तब इसके ऊपर छिड़का जाएगा। तो यही काम कर रहे थे कौन? PMA मिलार्डे। इन्होंने किसकी खोज की? बोर्डो मिश्रण की खोज की। और इस बोर्डो मिश्रण को क्या किया? कैसे बनाया? कॉपर सल्फेट और चूने को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त किया, और इसको इन्होंने अंगूर पर छिड़का और अंगूर सही होने लग गई थी। तो बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की? PMA मिलार्डे ने की। और ये क्या है बोर्डो मिश्रण? तो यह एक प्रकार का कवकनाशी किसे कहते हैं? जो कवकों को नष्ट करती है, जो कवक को नष्ट कर दे उसे कहते हैं कवकनाशी। तो ये एक कवकनाशी है, प्लस साथ में ही ये जीवाणु नाशक है। साथ में ये क्या है? जीवाणु नाशक है। कौन है? एक तो कवकनाशी का काम भी यही करता है बोर्डो मिश्रण, और दूसरा जीवाणु, यानी कि कवक को भी ये मार सकता है और जीवाणु को भी ये मार सकता है। तो कवकनाशी और जीवाणु। अब देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि बोर्डो मिश्रण क्या है, इसकी खोज किसने की, क्या है, किसने की, और तीसरी चीज किस काम आता है, किस काम आता है, किस पर असर ज्यादा दिखाएगा? तो अंगूर पर दिखाएगा। किस पर दिखाएगा? अंगूर पर। तो ये दो मैंने रोगों की बात की, तो यहीं से स्टार्ट हो रही है। यहीं से क्या हो रहा है? प्रादुर्भाव स्टार्ट हुआ कि कैसे प्लांट पैथोलॉजी विकसित की जाए। तो ये 2 पॉइंटों की बात की। अगला पॉइंट मैं अभी नोट करता हूं। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने बात की अभी आयरलैंड और फ्रांस की। अब हम बात करते हैं, देखिए बंगाल में क्या हुआ था। तो बात कर रहे हैं 1943 की। 1943 में चावल के भूरे पर्णचित्ती रोग। अब चावल पर असर आ गया। सबसे पहले हम पहुंचे आयरलैंड में, जहां पर किससे संबंधित रोग हुआ उसके बारे में बात की। फिर हम पहुंचे कहां पर? सबसे पहले आयरलैंड, फिर फ्रांस, और अब हम पहुंच रहे हैं बंगाल में। और बंगाल किससे संबंधित? चावल से। ऐसे पूछ सकता है, बंगाल में किससे संबंधित अकाल पड़ा? तो चावल के भूरे पर्णचित्ती रोग, यानी कि ब्राउन लीफ स्पॉट, जो पत्ती होती है चावल की, उसकी पत्ती पर भूरे भूरे धब्बे बन गए, जैसा कि आप इस पिक्चर में, इस फोटो में, इस इमेज में देख पा रहे होंगे। यह है चावल का पर्णचित्ती रोग। तो चावल के भूरे पर्णचित्ती रोग ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस द्वारा कब हुआ? 1943 में। किस पर? चावल पर। कैसा रोग था? पर्णचित्ती रोग था। भूरे रंग के पर्ण पर चित्ते बनते थे। चावल की फसल नष्ट होने से, यानी कि चावल की फसल नष्ट हो गई, भारत में भयंकर अकाल पड़ा। भारत में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे बंगाल का दुर्भिक्ष, यानी कि बंगाल का अकाल या बंगाल फेमाइन कहा जाता है। तो बंगाल का दुर्भिक्ष जो है वो चावल से संबंधित है। और चावल में कौन सा रोग लगा, कब लगा? देखिए
कब लगा? 1943 में। और कौन सा रोग लगा? जो चावल की हरी पत्तियां होती थी उसमें भूरे रंग के धब्बे बन गए, तो इसे कहा हमने बंगाल का दुर्भिक्ष। और इस रोग में, इस बीमारी के कारण लगभग 20 लाख लोग मारे गए। 20 लाख लोग मारे गए। देखिए कितने लोग मारे जा रहे हैं। उस टाइम इतना इलाज था नहीं और प्लांट पैथोलॉजी विकसित थी नहीं, है ना, इसलिए प्रॉब्लम में थी। तो अब क्या हुआ आगे देखिए। अब तरह तरह की खोजों का सिलसिला जारी हो, क्योंकि जब बात आ जाए भारतवासियों पर और इतने लोग 20 लाख लोग, 20 लाख भारतीय मारे जाएं, तो फिर भारतीय लोग चुप नहीं रहते, वो उस बीमारी की खोज में निकल पड़ते हैं। जैसे कि अभी हमने कोरोना का वैक्सीन बनाया, क्योंकि जब भारत में बात आई हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं था ज़्यादा, लेकिन जैसे ही भारत में लोगों की मौत ज़्यादा होने लगी तो हमारे वैज्ञानिक आगे आए और उन्होंने बना दी कोविशील्ड, है ना। तो ऐसे ही उस टाइम भी भारतीय बहुत अच्छे लोग हैं, भारतवासी, प्राउड ऑफ यू। तो देखिए 1944 में क्या हुआ। 1944 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है वैक्समैन। 1944 में, देखिए 1943 में ये हुआ है, कहाँ पर? बंगाल में। और 1944 में ही क्या बना दिया वैक्समैन ने? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज की। किस एंटीबायोटिक की खोज की है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसकी स्ट्रेप्टोमाइसिन किसने की? वैक्समैन ने। कब की? 1944 में। और ये क्या है? एंटीबायोटिक है, जो पादप जीवाणु रोगों के नियंत्रण हेतु बहुत लाभप्रद रहा। अब एक चीज यहाँ पर नोट कीजिए कि जो एंटीबायोटिक होती है वो हमेशा जीवाणुओं पर ही असर करती हैं। किस पर असर करती हैं? जीवाणुओं पर। कोरोना का इलाज मिलने में देरी क्यों हुई, ये भी सुन लीजिए। क्योंकि जो कोरोना है वो एक वायरल डिजीज है, यानी कि विषाणु के कारण या वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी। अगर ये जीवाणु द्वारा फैलती तो इसका इलाज बहुत जल्द बन चुका होता, क्योंकि इस पर कौन अटैक करते हैं? एंटीबायोटिक इस पर अपना असर दिखाती है। लेकिन एंटीबायोटिक की एक शर्त है कि ये केवल जीवाणु पर असर कर सकता है, ये वायरस पर असर नहीं करेगा, है ना। ये वायरस पर असर नहीं करता है, ये केवल किस पर असर करेगा? जीवाणु पर। तो बात आ गई होगी समझ में, कोरोना क्यों लेट हो रहा है, इलाज ढूंढने में क्यों लेट हुई। तो देखिए वैक्समैन ने क्या किया है? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज की, जो पादप में जो जीवाणु जनित रोग थे उनके नियंत्रण में काफी फायदेमंद रही। वैक्समैन ने खोजी स्ट्रेप्टोमाइसिन 1944 में। इसी प्रकार आगे भी खोजों का सिलसिला जारी रहा। पहुंच गए हम 1966 में। 1966 में प्रथम सर्वांगी कवकनाशी, अभी बात करते हैं सर्वांगी कवकनाशी की। तो सर्वांगी कवकनाशी और कवकनाशी, कौन सी कवकनाशी खोजी? कार्बोक्सिन। कवकनाशी को बोला जाता है, देखो सर्वांगी के लिए शब्द यूज किया जाता है सिस्टेमिक, सर्वांगी के लिए सिस्टेमिक और कवकनाशी के लिए फंजीसाइड। तो यानी कि सर्वांगी कवकनाशी को हम क्या कहेंगे? सिस्टेमिक फंजीसाइड। तो 1966 में क्या हुआ? प्रथम सर्वांगी कवकनाशी कार्बोक्सिन की खोज किसने की? श्मिलिंग एंड कोल्फाने। श्मिलिंग एंड कोल्फाने की किसकी खोज? कार्बोक्सिन की। ये याद करना है भाई, कार्बोक्सिन की खोज की है श्मिलिंग और कोल्फाने। श्मिलिंग और कोल्फाने किसकी खोज की? कार्बोक्सिन की खोज की। कब की? 1966 में। और ये क्या है? सर्वांगी कवकनाशी है। मतलब पहली बात तो ये कौन है? कवकनाशी है, यानी ये किस पर असर करेगी? केवल कवक पर, केवल कवक पर, यानी कवक द्वारा होने वाले रोगों पर। किस पर असर करेगी? कवक द्वारा होने वाले रोगों पर। और नाम भी इसी के हिसाब से क्या रखा है? देखो कार्बोक्सिन, क्या रखा है नाम? कार्बोक्सिन, क्योंकि किस पर असर करेगी? कवक पर। एंटीबायोटिक जो थी वो जीवाणु पर असर करती है, और जो कवकनाशी है वो देखो किस पर काम करेगी? कवक पर। नाम भी क्या रखा? कार्बोक्सिन। अब देखिए सर्वांगी शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? सर्वांगी जो है वो दवाई भी हो सकती है ना, और रोग भी हो सकता है, ऐसे कवक भी हो सकते हैं, कुछ भी प्राणी सर्वांगी हो सकता है। अब सर्वांगी किसे कहेंगे? जो भी चीज हो पादप के अंदर ही अंदर पूरे शरीर में फैल जाए, पादप के अंदर ही अंदर पूरे संपूर्ण शरीर में फैल जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड सर्वांगी। तो ये कैसा कवकनाशी था? सर्वांगी। अगर इसको पौधे पर डाला जाए या पौधे की जड़ों को पिला दिया जाए तो ये तुरंत ही पूरे पत्तियों में तक, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, वहां तक तुरंत पहुंच जाएगा। इसलिए इसको क्या नाम यूज किया? सर्वांगी यूज किया। तो समझ में आ गई होगी बात। सर्वांगी कवकनाशी क्या है? सिस्टेमिक फंजीसाइड क्या है? किसने बनाया? श्मिलिंग एंड कोल्फा ने नाम दिया। कार्बोक्सिन केवल किस पर असर करेगा? कवक पर। अब देखिए बात हो गई 1944 की, 1966 की। भारत में कवकों एवं उनसे उत्पन्न रोगों का विस्तृत अध्ययन किसने किया? ईजे बटलर ने। भारत में कवक और उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों का विस्तृत अध्ययन किसने किया है? ईजे बटलर ने। किसने? ईजे बटलर ने किया। अतः इन्हें भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया किसे कहा जाता है? ईजे बटलर को।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है एक आध नंबर में। कि भारत में प्लांट पैथोलॉजी के जनक, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ऑफ इंडिया या इन इंडिया किसे कहा जाता है? E.J. बटलर को। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, किस किस को याद करना है हमें। वैसे सारी जानकारी नॉर्मल सी है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब देखिए आगे देखते हैं। अब यहाँ तक की बात हो गई हमारे इंट्रोडक्शन में, और अब हम लास्ट चीज देखते हैं, वो क्या है कि प्लांट पैथोलॉजी का मतलब क्या है। यहीं से नींव पड़ी प्लांट पैथोलॉजी की। प्लांट पैथोलॉजी का मतलब क्या है? प्लांट पैथोलॉजी, तो बेटा इसमें देखो प्लांट तो प्लांट है, प्लांट तो क्या है? प्लांट है, ठीक है। पैथोलॉजी, इसमें दो शब्द हैं। पैथोलॉजी में कितने शब्द हैं? दो शब्द हैं। कौन कौन से? एक तो है हमारे पास पैथोस, एक तो क्या है? पैथोस है, और दूसरा होता है लॉजी या लोगोस। प्लांट तो प्लांट ही है, प्लांट तो क्या है? प्लांट ही है। या फिर इसके लिए हम एक और शब्द यूज कर सकते हैं, फाइटोन। इसके लिए क्या शब्द यूज किया जा सकता है? फाइटोन। और ये तीनों जो हैं, जो तीनों शब्द हैं, वो तीनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किसके भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं, यानी कि ये ग्रीक शब्द हैं। जी वर्ड में लिखा करूंगा शॉर्ट में, इसका मतलब ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। तो प्लांट पैथोलॉजी जो है वो तीन ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है फाइटोन, दूसरा पैथोस, और तीसरा लोगोस। फाइटोन का मतलब होता है पादप, फाइटोन का मतलब क्या होता है? पादप होता है। जबकि जो पैथोस है इसका मतलब होता है रोग। पैथोस को मतलब क्या है? इसका मतलब है रोग। और लोगोस, जहां पर भी लोगोस या लॉजी लग जाता है, वहां पर मतलब क्या होता है? उसका अध्ययन। अर्थात कुल मिलाकर क्या हुआ? पादप रोगों का अध्ययन। पादप रोगों का अध्ययन मतलब अगर हम बात करें डेफिनेशन की कि प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान की परिभाषा दीजिए, तो क्या लिखेंगे? जीव विज्ञान की या बायोलॉजी की, जीव विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप रोगों का अध्ययन किया जाता है। अब पादप रोगों में उनके रोगजनक, उनके लक्षण, उनके बचाव, उनके उपचार, सब का अध्ययन करेंगे। तो पादप जो रोग विज्ञान है या प्लांट पैथोलॉजी है, उसमें हम पादप रोगों का अध्ययन करते हैं। और पादप रोगों का अध्ययन के साथ इसका जनक याद रखना है, कौन है? E.J. बटलर। कहाँ पर? इंडिया में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? इंडिया। स्लिमिंग एंड कुल्फा ने क्या किया था? कार्बोक्सिन नामक कवकनाशी या सर्वांगी कवकनाशी की खोज की थी। ये हमें याद रखना है। ये सारी चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो यानी कि मैंने अब परिभाषा भी बता दी है पादप रोगों का अध्ययन, यानी कि क्या कर सकते हैं हम इसमें? पादप रोगों का, यानी कि उनके रोगजनकों का, उनके लक्षणों का, उनसे बचाव और उनके उपचारों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक था वो खत्म होता है। अब हम दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? टर्मिनोलॉजी, यानी कि शब्दावली, यानी कि 25 परिभाषाएं जो हैं वो हमें अध्ययन करनी है। इसके लिए 2 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो जिसमें कुछ प्रारंभिक परिभाषाएं होंगी और दूसरी वीडियो में उन परिभाषाओं को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में 25 की 25 परिभाषाएं लेना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा या फिर लंबा वीडियो बन जाएगा। 2 वीडियो आएंगे, अगले 2 वीडियो आएंगे जो किससे संबंधित होंगे? हमारे दूसरे टॉपिक से जो है परिभाषाओं से संबंधित। तो ये पार्ट हालांकि मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये लंबा भी है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को, क्योंकि इसमें कवक, जीवाणु, वायरस वगैरह जो भी है उनमें थोड़े से डिफरेंस नहीं कर पाते बच्चे। क्या नहीं कर पाते? डिफरेंस नहीं कर पाते। कहाँ पर अंतर है? कवक और जीवाणु और विषाणु में कहाँ अंतर होता है, उसमें अध्ययन में डिफरेंस नहीं कर पाते। इसलिए मैंने इस टॉपिक को या इस चैप्टर को सबसे पहले चुना है। तो पादप रोगों का अध्ययन हो गया। इसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं रुकते हैं और दूसरा जो लेक्चर बनेगा वो होगा टर्मिनोलॉजी के ऊपर। तब तक घर पे रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।